हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एक्सीलेंस इन सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है जी, ये टॉपिक आपको मिलेगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में। जब आप अपना सिलेबस चेक करोगे ना, वहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है रोल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक्सीलेंस, एक्सपेंशन एंड इक्विटी, और साथ में आ जाता है वहाँ पे टॉपिक रोल ऑफ रमसा। तो कोई भी टॉपिक आ जाए, अगर एक्सीलेंस आएगा तो आपने ये वाली वीडियो का सारा कंटेंट मेंशन करना है। ठीक है जी। एक्सपेंशन आएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वो सारा कंटेंट मेंशन करोगे। अगर इक्विटी आ जाएगा तो वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक दिया हुआ है, अब वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन करोगे। बट इफ़ यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है रोल ऑफ रमसा, तो उसमें आप तीनों को मेंशन करोगे, एक्सीलेंस, इक्विटी एंड एक्सपेंशन। ये तीनों चीज़ें जो है वहाँ पे मेंशन आपके द्वारा की जाएंगी। ठीक है जी। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब आपको क्वेश्चन काफ़ी ढंग से आ सकता है। क्वेश्चन आपको आ सकता है रोल ऑफ रमसा लिखा हुआ हो सकता है, स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंटेड फॉर एक्सीलेंस इन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये आ सकता है, एक्सीलेंस इन सेकेंडरी एजुकेशन, ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। घूम फिर के सारे क्वेश्चंस में आंसर जो है वो यही वाला लिखना है जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन का मीनिंग प्रोवाइड करोगे। वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, ऑलरेडी वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो इक्विटी वाली वीडियो है हमारी ना, उसकी स्टार्टिंग में मैंने जो है रमसा का मीनिंग इन डिटेल मैनर में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसको चेक कर सकते हो। डायरेक्टली मूव करते हैं कि कैसे सेकेंडरी एजुकेशन को एक्सीलेंट करने के लिए, एक अच्छे स्तर तक डेवलप करने के लिए क्या क्या चेंजेस सेकेंडरी एजुकेशन में किए गए। ये सारे पॉइंट्स मैंने पहले हाईलाइट कर दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 15, 16, 17 पॉइंट्स हैं, तो ये 17 के 17 पॉइंट्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए फिर अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब ये क्वालिटी वर्ड जो है ना, ये एक्सीलेंस हो जाए, एक्सपेंशन हो जाए या इक्विटी हो जाए, तीनों में ही इनकॉर्पोरेट करना है। आपने हर एक एलिमेंट को मेंशन करना है कि एजुकेशन जो है वो इस ढंग से दी जा रही है या दी जाएगी या दी जानी चाहिए कि बेस्ट सर्विसेज हम बच्चों को प्रोवाइड करें, ताकि बच्चे भी जो है वो बेस्ट बन जाएं और इफ़ेक्टिवली अपने सब्जेक्ट मैटर को जो है वो मेंशन करें। ठीक है जी। नेक्स्ट, मैपिंग। मैपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। मैपिंग का मतलब होता है प्लानिंग। कोई भी काम को करने से पहले उसका एक डिटेल प्लान बनाया जाता है। सिमिलरली सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छे ढंग से अप्लाई करने के लिए मैपिंग की गई, जिसमें एक डिटेल प्लान स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया गया कि कितने स्कूल बनाए जाएंगे, ठीक है, क्या करिकुलम होगा, टीचर्स कैसे अपॉइंट करने हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ को पहले ही डिस्कस कर लिया गया, जिसके थ्रू ये चीज़ पहले डिसाइड कर ली गई कि सेकेंडरी एजुकेशन को इफ़ेक्टिवली डिलीवर करने के लिए कौन कौन से एक्शन सरकार को लेने ज़रूरी है। मैपिंग जो थी वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी। मैपिंग सिंपली मीन्स प्लानिंग, जिसके थ्रू सरकार ने प्लान तैयार किया और उस प्लान के बेसिस पे आगे एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। नेक्स्ट है फोकस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन था, उसका मोटिव जो था ना, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देना था। उसमें काफ़ी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें स्पोर्ट्स, ड्रामा, कल्चरल एक्टिविटीज़, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ताकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ना करता रहे बल्कि और एक्टिविटीज़ में भी डेवलप हो। अब देखो, हर बच्चा पढ़ाई में तो होशियार नहीं होता, बच्चे स्पोर्ट्स में आगे होते हैं। तो जब तक उनको क्लास में या स्कूल में स्पोर्ट्स कराई नहीं जाएगी, उनको कैसे पता चलेगा कि वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या बुरे हैं। इसलिए काफ़ी हद तक स्पोर्ट्स को डेवलप किया गया ताकि बच्चे सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित ना रहें, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें स्कूल में, और इन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे वो अपने आप को आगे जाके क्या कर सकते हैं, डेवलप। ठीक है जी। नेक्स्ट, असेसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ एट स्कूल। डिटेल्ड लेआउट बनाई गई कि स्कूल में साइंस लैब्स कितनी है, स्कूल में ग्राउंड कैसा है,
स्कूल में बच्चों को खिलाने के लिए हम क्रिकेट वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फुटबॉल खिलाया जा सकता है, हॉकी खिलाया जा सकता है। ठीक है जी। कमरे कितने हैं, बच्चे ठीक ढंग से बैठ पा रहे हैं या नहीं बैठ पा रहे हैं, कुर्सियाँ चाहिए, टेबल चाहिए, टीचर्स के लिए ब्लैक बोर्ड है, चौक है, ये सारी चीज़ों के बारे में एनालाइज किया गया। कमेटीज़ बिठाई गई, स्कूल्स की इंस्पेक्शन हुई, जहाँ पे जाके चेक किया गया ये फैसिलिटी स्कूल में है या नहीं है। होंगी तभी टीचर अच्छे ढंग से पढ़ाएगा। ब्लैक बोर्ड ही नहीं है तो फिर वो मैथ्स के सम या साइंस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कहाँ शो करेगा बच्चों को, कहीं पे भी ये चीज़ें शो नहीं हो सकती। इसलिए प्लानिंग की गई और जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए थी वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ स्कूल में जो है वो प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब कोई भी काम बिना पैसे के तो नहीं किया जा सकता, इसलिए स्कूलों में बच्चों को नेसेसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की गई है, ताकि इस बेसिस पे जो बच्चा है वो काम को कर सके। काम अब बच्चा करेगा कब, जब वो फैसिलिटीज़ उसको स्कूल में अवेलेबल होंगी। इसलिए फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड किया गया स्कूल्स को, और इनके थ्रू स्कूल ने काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल करवाई गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन मतलब डिज़ाइनिंग ऑफ द सिलेबस। सिलेबस को भी इस ढंग से डिज़ाइन किया गया कि बच्चों को कोई भी मुश्किल ना आए पढ़ाई करने में। जितना लेवल है उतने तक का ही सब्जेक्ट मैटर जो है वो उनको प्रोवाइड किया गया। 5वीं कक्षा में कौन से टॉपिक्स आएंगे, 6ठी कक्षा में कौन सी आएंगे, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इस तरीके से पहले ही डिटेल में प्लानिंग करके करिकुलम बनाया गया। किताबें तैयार की गई कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे फोकस नहीं होगा, बल्कि साथ ही साथ बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैब। दिस प्रोग्राम सजेस्ट दैट टू टीच साइंस इन एन इफेक्टिव वे। बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए देखो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो ज़रूरी है। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लैब। इसकी प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ खास ढंग से बोली गई कि लैब वगैरह बनाई जाएगी, जहाँ पे टीचर्स जो है वो बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाएंगे। तो इसके लिए ये चीज़ को डिसाइड किया गया कि हर स्कूल में लैब होनी ज़रूरी है। अब आजकल सिर्फ साइंस की लैब नहीं होती, आजकल मैथ की लैब भी होती है, सोशल साइंस रूम भी होता है। सोशल साइंस रूम मतलब एक ऐसा रूम जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के मैप पड़े हुए होंगे, ग्लोब पड़ा हुआ होगा, जो बच्चों को सोशल साइंस के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के आगे बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। जैसे कि कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, वो पूरा मैप बना हुआ है जो शो कर रहा है दैट वी आर हैविंग 7 कॉन्टिनेंट्स। ओशंस कितने हैं, इंडियन ओशन कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन कहाँ पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चों को मैप के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक स्कूल में रूम ही बना दिया गया, ऐसा रूम जिसको बोला गया सोशल साइंस रूम, जिसमें एसएसटी के जो जो टॉपिक्स टीचर्स ने पढ़ाने हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे दी जाएगी बच्चों को। नेक्स्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन। अब ये हम ऑलरेडी करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक सेपरेट पॉइंट ऐड किया गया आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन का, जिसमें ये चीज़ बोली गई कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। आर्ट, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाएंगी ताकि बच्चे अपना हिडन टैलेंट आइडेंटिफाई करें कि किस फील्ड में वो अच्छे हैं, और उसी फील्ड में अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करें ताकि वो बड़े होके उसको अपना प्रोफेशन जो है वो बना सके। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट मेला, बच्चों में पेंटिंग के स्किल को या बाकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है कि जैसे साइंस एग्जीबिशंस होते हैं स्कूल में, कि बच्चे महीना महीना तैयारी करते हैं, साइंस के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, फिर एक दिन एग्जीबिशन लगती है जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उसमें से डिफरेंट विनर्स जो हैं वो निकाले जाते हैं। सिमिलरली क्राफ्ट मेलाज लगते हैं जिसमें बच्चे ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कुछ ना कुछ बनाते हैं, और उन सभी चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है, और ये सारी चीज़ों को देखने के लिए पेरेंट्स को बुलाया जाता है। बेसिकली यहाँ पे किस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो भावनाएं हैं, जो उनका टैलेंट है, वो बाहर आए और पता चले कि कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है लर्निंग रिसोर्स सेंटर। लर्निंग रिसोर्स सेंटर मतलब कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में ना आजकल लाइब्रेरीज बनाई गई हैं, आईसीटी सपोर्ट है और लिंक विद एडूसेट है। मतलब कि ना
लाइब्रेरी में स्टोरी बुक्स इंट्रोड्यूस की गई, डिफरेंट डिफरेंट नॉवेल्स इंट्रोड्यूस किए गए जिनको बच्चे पढ़ें और उनको पता चले कि हमारी सोसाइटी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या डिफरेंट मॉरल स्टोरीज़ जिसमें उनको शिक्षा मिलती है अलग अलग चीज़ की, झूठ नहीं बोलना चाहिए, या कोई ऐसी स्टोरी बुक्स जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर आईसीटी सपोर्ट। प्रोविजन फॉर आईसीटी सपोर्ट मतलब कि कंप्यूटर्स वगैरह अवेलेबल हैं स्कूल्स में, जहाँ पे वो जाके सारी एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकते हैं। फिर है लिंक विद एडुसेट रूम। इसमें पता क्या होता है, जैसे कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादा है, स्कूल्स में ना कुछ टीवीज़ लगे हुए हैं जैसे इस एलईडीज़ वगैरह, उस पे ना डिफरेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो बच्चों के लिए ही हैं, जैसे कि कोई कल्चरल प्रोग्राम हो गए, या डिफरेंट एक्टिविटीज़, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी गई। ओलंपिक्स हुए इस कंट्री में, किसने कौन कौन सी गेम में पार्टिसिपेट किया, अभी जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो मतलब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो वीडियोस के थ्रू बच्चों को जो है वो प्रोवाइड की जाती है। स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू ये सारे चैनल्स ऑपरेट हो रहे हैं, और अलग अलग क्लासेस का टाइम टेबल सेट है, बच्चे जाते हैं और ये सारी चीज़ों को वहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, बच्चों को पढ़ा दिया, अब उसको चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट। कॉन्टिन्यूस मीन्स लगातार, कॉम्प्रीहेंसिव कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स सिर्फ एक ही चीज़ को कवर नहीं करना, हर एक चीज़ को कवर करके बच्चों को इवेलुएट करना है। जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ स्टडी देखी जाती थी, बट अब स्टडी के साथ साथ वो बच्चा कॉपी कंप्लीट करता है, स्पोर्ट्स में जा रहा है, या कौन सी करिकुलर एक्टिविटी, को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। इन सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करके ही डिसाइड किया जाता है कि ये बच्चा जो है वो इस काम को करे, मतलब कि उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इस बच्चे को अगली कक्षा में भेजना है या नहीं भेजना है। इसलिए असेसमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस को डिफरेंट टर्म्स में डिवाइड कर देना चाहिए, और थोड़े थोड़े सिलेबस का 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पेपर टाइप या टेस्ट टाइप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि स्टूडेंट्स का बर्डन कम होगा और टीचर्स को भी पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आ गया, और स्कूल अथॉरिटीज़ को भी पता चलेगा कि उनके टीचर्स सही ढंग से पढ़ाई करा रहे हैं या नहीं करा रहे। नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूरा सब्जेक्टिव पेपर डाल दो, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव पेपर प्लस सब्जेक्टिव पेपर आना ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि ब्लैंक्स डालो, ट्रू फॉल्स डाल दो, MCQs डाल दो, मैचिंग डाल दो। सब्जेक्टिव मतलब शॉर्ट आंसर डालो, लॉन्ग आंसर डालो, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों का मिक्सचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चों को इफ़ेक्टिवली पढ़ाई जो है वो कराई जा सके। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट कार्ड बनाना। अब पेपर हो गए, हमने पेपर ले लिए बच्चों के, उसके बाद उनकी मार्कशीट तैयार होगी, और ये ज़रूरी है कि ये मार्कशीट पेरेंट्स को ज़रूर दिखाई जाए, ताकि उनको पता चले कि उनका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। स्कूल वाले पढ़ाई करा रहे हैं बट आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होगा बच्चे पे, इधर स्कूल वाले थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे उस चीज़ बच्चों को, तो डेफिनेटली वो बच्चे कहीं ना कहीं दोबारा से पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इसलिए पेरेंट्स को रेगुलर इंटरवल्स पे स्कूल जाना चाहिए। पेरेंट्स मीटिंग होती है, स्कूल जाएं, और टीचर्स को भी टाइम टू टाइम बच्चों की रिपोर्ट जो है वो पेरेंट्स को देनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को नहीं ध्यान में रखा जाएगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड को करिकुलर एक्टिविटीज़ एज वेल। बच्चा ड्रामा में है, बच्चा स्पोर्ट्स में है, बच्चा आर्ट में है, कौन सी एक्टिविटी वो बच्चा कर रहा है, और उसको मोटिवेट करना चाहिए उन एक्टिविटीज़ को डेवलप करने के लिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बहुत बार स्टूडेंट अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। उस केस में टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों को गाइड करते रहें, काउंसलिंग करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि वो उनको क्लैरिटी दे सके कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ें आप अपने में चेंज करो, ताकि आप पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर पाओ। बच्चा कह रहा है मुझे मैथ्स के सम नहीं समझ में आते, मेरे को भूल जाते हैं, तो टीचर उसको समझाए कि हमने आपको स्कूल में पढ़ा दिया, आपको घर जाके बैग खोल के उसको एक बारी दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तभी मैथ आएगा। ये चीज़ उसको मोटिवेट करेगी कि वो घर जाके मैथ्स को दोबारा से प्रैक्टिस करें।
देन करियर काउंसलिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक स्कूल में स्पेशल सेल्स बनाए जाते हैं जिसमें 2-3 टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है, जो बच्चे को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं कि आपने अब 10वीं कक्षा कर ली है, आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो इट इज़ बेटर होगा अगर आप नॉन मेडिकल ले लो। आपका साइंस में थोड़ा सा हाथ तंग है तो आप साइंस की तरफ मत जाओ, कॉमर्स ले लो या आर्ट्स ले लो। हाँ, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको कॉमर्स लेनी पड़ेगी। इस तरीके से टीचर्स जो है वो बच्चे की माइंडसेट के अकॉर्डिंग उनको टाइम टू टाइम जो है वो गाइड करते रहें। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे टॉपिक सारे जो है वो कवर हो जाते हैं। एंड में इसको कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एम ऑफ रमसा यही था कि बेस्ट एजुकेशन दी जाए। एजुकेशन को एक्सीलेंट बनाने के लिए बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, हमने ये सारे चेंजेस पढ़े। इन चेंजेस के बेसिस पे ही एजुकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव ढंग से हम बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है लर्नर्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पे हमारा रमसा वाला टॉपिक कवर हो गया, हमने रमसा के तीनों एलिमेंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है जी, बाकी दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अब वहाँ पे जाके उनको डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर सिंगल क्वेश्चन आएगा तो आपने ये सारा कंटेंट लिखना है। अगर तीनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में आ गई तो आप सब्जेक्ट मैटर को कम कर दोगे, 6 पेज के हिसाब से आप अपने आप पॉइंट्स को कम वहाँ पे करते जाओगे। या आप ये चीज़ कर सकते हो, पॉइंट ज़्यादा लिख दो, एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन में लिख देना। ठीक है, क्योंकि बीएड में ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप ज़्यादा पॉइंट्स लिखो, एक्सप्लेनेशन चाहे कम लिख देना। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।